हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 3। तो क्या पढ़ेंगे तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य की विधाएं, कि जब हिंदी गद्य शुरू हो गया था तो उसके बाद किस किस टाइप की चीज़ें आने लगी थी। जैसे हम पढ़ते थे कि निबंध भी आता था, ठीक है, हम कथा भी पढ़ते थे, जैसे हम किसी चीज़ का लघु कथा पढ़ते थे, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आने लगी, कहानी पढ़ते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारी हिंदी विधाएं थी। अब इसी में ही बहुत सारे पार्ट्स थे और उसे किस किस तरह से लिखा जाता है, उस टाइम पर एक लेखक का क्या मोटो होता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, उन सब पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है निबंध। निबंध के बारे में पढ़ेंगे। कहानी, लघु कथा, भेंट वार्ता, उपन्यास, आलोचना, नाटक और एकांकी, इन सबको समझेंगे। अच्छा, ये इनके बाद क्या है, इनके बाद और भी हैं, जैसे जीवनी, आत्मकथा, पत्र साहित्य, डायरी, लेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज और गद्य काव्य। लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम ये 8 जो हैं इनको कवर करेंगे। इसमें किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें आती हैं उन सभी को समझेंगे। कौन कौन से ऐसे लेखक थे, कौन कौन से ऐसे निबंधकार थे, कौन कौन से ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने इनको लिखा था, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो वो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पर आपको निबंध से रिलेटेड मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, निबंध के बारे में। निबंध हम सबको लिखने को मिलता है ना, हम सब लिखते हैं निबंध। तो जब हम निबंध लिखते हैं तो आप खुद सोचिए कि जब मुझे निबंध लिखना होता है तो आप क्या लिखते हो। आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे आपको लिखना होता है। आप जब लिखते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें लिखना चाहते हो कि जो आपको पता है। और जो एग्जामिनर होगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि अच्छा इस बच्चे ने क्या लिखा है, निबंध लिखा है, ओके निबंध लिखा है। तो जब वो पढ़ेगा तो उससे क्या समझ में आएगा, उससे आपका व्यक्तित्व समझ में आएगा, है ना, कि भाई इसने किस तरह से लिखा है। जैसे आपने शब्दों के चयन किए होंगे, वहां पर आपने जो विचार लिखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको अहिंसा पे मिल जाता है, ठीक है, या फिर आपको अनुशासन पे मिल जाता है, तो आप अनुशासन में जो जो चीजें लिखेंगे वो कहीं ना कहीं आपका क्या दिखा रहे होंगे, व्यक्तित्व दिखा रहे होंगे कि आप अनुशासन को किस नजरिए से देखते हैं। और यही चीज एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपने क्या लिखा है। तो ऐसे ही जो निबंध लिखे जाते हैं, जो निबंधकार होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना व्यक्तित्व बताते हैं किसी के भी बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसी को ही हम निबंध कहते हैं। तो निबंध की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि निबंध होता क्या है। तो निबंध एक विधा है, ये सारी विधाएं हैं। तो निबंध वह विधा है जिसमें लेखक जो है वो सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्या करते हैं वो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कुछ भी पता है, किसी के भी बारे में पता है, जो भी आपको टॉपिक मिला है या जिस भी चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हो, हमको तो टॉपिक मिलता है एज अ स्टूडेंट, लेकिन जो निबंधकार होते हैं वो क्या करते हैं, उनको किसी टॉपिक पर अगर उनको लिखना होता है, किसी भी विषय के बारे में उन्हें लिखना होता है, तो वो क्या करते हैं, सीमित आकार में, मतलब बिल्कुल लिमिटेड, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल 20-30 पन्ने ही भर दें। सीमित आकार में वो क्या करते हैं, विषय का सर्वांगीण, मतलब जो भी उनको विषय समझ में आता है कि मुझे इस विषय के ऊपर कुछ लिखना है, तो उसका सर्वांगीण, स्वच्छंद, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से ऐसा नहीं हो कि एक चीज दूसरे के साथ बंधी हुई है, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको लिखते हैं। तो वो निबंधकार क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना एक पॉइंट सोचते हैं, उसको पूरी तरह से लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मुझे इसको टॉपिक को लिखना है, लिखने के लिए मुझे इसको कंप्लीट, इसके सारे पॉइंट्स भी लेने हैं, ये अपने आप में बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल अधूरा सा, इसलिए स्वच्छंद होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सिंक में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रोसेस चल रहा है उससे जस्ट उसका उल्टा चले। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है, इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। बिल्कुल हम सोच के लिखते हैं, है ना, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, सोचते हैं कि इसमें हम और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो ये जैसे हम निबंध लिखते हैं तो उसमें भी हम अपनी बुद्धि का ही यूज़ करते हैं। वैसे निबंध रट के थोड़ी जाते हैं कि हाँ हमको, जैसे अगर हमको अनुशासन पे लिखना है तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ये लिख के आऊँगी, नहीं ना। हम क्या करते हैं, अपना बुद्धि लगा के हम उसको करते हैं। बस हाँ, हमको निबंध के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि किसके बारे में है और उसे हमें कैसे लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है।
बिल्कुल, जो लेखक होता है उसका ही व्यक्तित्व प्रमुख होता है। अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे अपनी चीजों को तो आप उस चीज को कैसे सामने वाले को, एग्जामिनर को बता पाओगे। ऐसे ही लेखक का जो व्यक्तित्व होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लेखक किसी भी विषय के बारे में क्या करता है, अब यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को अच्छे से समझना। पहला दे रखा है पूर्ण विवेचन, यानी कि उसके बारे में पूरा तरीके से वो क्या करते हैं, छानबीन करते हैं, सारी चीजें निकालते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आता है विश्लेषण। अब जो सोच लिया उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि मैं इस चीज को इस पार्ट में डिवाइड करूंगा। जैसे हम निबंध में करते हैं कि निबंध हमको पता होता है कि इसके बारे में लिखना है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे प्रदूषण आ गया तो प्रदूषण के बारे में हमको सब पता है, प्रदूषण होने के कारण, प्रदूषण होता क्या है, उसको रोकें कैसे, ये सब चीजें। अब ये सारी चीजें आपने क्या करी, इन्फॉर्मेशन निकाली, है ना। अब इस इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, विवेचन। अब विवेचन के बाद क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, यानी कि इनको अलग अलग करते हैं कि कौन सी चीज को कहाँ कहाँ रखना है, कि अच्छा इसमें अगर कारण आएंगे तो कारण में मैं ये कारण डाल दूंगा, इसके निवारण के आएंगे तो निवारण में ये डाल देंगे। ऐसे करके आप क्या करते हो, इनका विश्लेषण करते हो, अलग अलग करते हो। नेक्स्ट करते हो परीक्षण। परीक्षण यानी कि इसकी परीक्षा करते हो, उसको जांचते हो कि क्या जो मैंने लिखा है या जो मैंने सोचा है ये बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, कारण तो कारण में कारण सही है, यही कारण होते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि निवारण का एक हमने कारण में डाल दिया और कारण का एक हमने निवारण में डाल दिया, तो इसकी आप जांच करते हो। तो ऐसे एक लेखक क्या करता होगा, लेखक जो पॉइंट सोचता होगा किसी टॉपिक पे लिखने के लिए, तो उसको सबसे पहले उसके बारे में सोचता होगा, खोजबीन करता होगा कि अच्छा, जैसे अब किसी को, अब मान लो अब एक लेखक के पास अगर निरक्षरता से रिलेटेड कुछ आ जाता है कि उसको निरक्षरता पे लिखना है, अब पहली बार आया है, मतलब एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक लेखक ने पॉइंट सोचा है और अब उसको इसके बारे में लिखना है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि निरक्षरता का क्या है, किस राज्य में कैसा है, कैसे कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसको सही किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए कदम उठाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, पहले उसका विवेचन करते हैं, फिर उनको विश्लेषण करते हैं कि अच्छा भी उपायों में ये डाल देंगे, कारण क्या है ये डाल देंगे, इस तरह से उन्होंने ये किया। अब वो क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है क्या ये सही है या नहीं है। तो उसके लिए वो फिर से क्रॉस चेक करते हैं कि जो भी हमने किया है, जो भी मैंने बांटा है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट उसकी व्याख्या। अब जो भी आपने सोचा उसको व्याख्या के तौर पर लिखना। पहले ये सारी चीजें बुद्धि में चल रही थी, अब उसके लिए आप क्या करते हो, उसकी व्याख्या करते हो और लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हो कि जो मैंने लिखा है उसके बाद उसको सही तरीके से वो रिजल्ट में हमको मिल रहा है या नहीं, यानी मैंने जो लिखना चाहा है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में, वो मुझे सही सही सीधे सीधे तरीके से मिल गया है या नहीं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निबंध के प्रकार भी होते हैं, हमने पहले भी पढ़े थे, निबंध जब हम कर रहे थे तो हमने उसमें निबंध के प्रकार देखे थे, तो वही निबंध के प्रकार हैं। विषय और शैली के अनुसार निबंध को चार प्रकार से बांटा गया है। पहला है विचारात्मक निबंध, दूसरा है भावात्मक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध और चौथा है आपका विवरणात्मक निबंध। तो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले विचारात्मक निबंध। विचार यानी कि आपके मन में किसी चीज के लिए विचार आएगा तो आप उसके बारे में लिखोगे। इस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इसमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण और गवेषणा का आधिपत्य होता है। क्या क्या होता है, तर्कपूर्ण, पहले तो आप पूरी चीज की सोचोगे, उसके बाद उसको अलग अलग करोगे। गवेषणा मतलब क्या होता है, किसी चीज की खोज करना या अनुसंधान करना। ठीक है, इस तरह से आप विचारात्मक, अब विचारात्मक यानी कि आपको किसी चीज के बारे में विचार करके लिखना है। तो विचार में आप मान लो अहिंसा के ऊपर लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे, है ना, उसके बारे में विचार करोगे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके लिए आप विश्लेषण करोगे, खोज करोगे, बातों को जानोगे, कौन कौन सी चीजें आती हैं, लोगों के उसके प्रति क्या क्या विचार हैं, वो सारी चीजें लेकर आप उसको निबंध को लिखते हो। तो विचारात्मक में जिसमें हम विचार करके लिखते हैं, सोच के किसी के बारे में लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उनकी एक कृति है मित्रता, जो कि यूपी बोर्ड में आपको मिलने वाली है आगे पढ़ने के लिए। तो मित्रता क्या है, इसी प्रकार का विचारात्मक एक निबंध है। ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति, ये भी क्या है, एक निबंध है, जो कि आपको विचारात्मक निबंध, जो भी आपको बुक में आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये इनकी दो कृतियां हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि विचारात्मक निबंध, या कहा जाता है कि निबंध की कोई दो कृतियां लिखें, तो आप ये दो नाम लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भावात्मक निबंध, भावात्मक यानी कि इमोशन, आपके इमोशंस कैसे हैं उसके बारे में अगर निबंध आ जाता है तो क्या होता है और वो होता कैसे है, तो उसको समझते हैं। इन निबंधों का लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा क्या होता है, उनके हृदयों को प्रभावित करना होता है। यानी यहाँ पर बुद्धि तो ठीक है होती है, लिखने के लिए बुद्धि तो चाहिए ही, लेकिन बुद्धि से ज्यादा किसके बारे में देखा जाता है, भाव के बारे में, यानी कि इमोशंस के बारे में। अब इमोशंस जैसे कि मान लो आपको एक टॉपिक मिल जाता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आप हो नहीं,
आप सिर्फ अपने मन के अंदर भाव ला रहे हो, ऐसा मिलता है ना आपको टॉपिक। यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता, यदि मैं एक खिलाड़ी होता, तो आप किसी सिचुएशन के लिए इमोशन के साथ अपनी चीजों को लिखोगे कि अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं ये चीजें करता, ये चीजें करता। तो ऐसे निबंध किसमें होते हैं? भाव वाले में होते हैं, जिसमें आप अपनी बुद्धि से ज्यादा क्या करते हो? अपने इमोशंस को डालते हो, ठीक है। तो ये भावात्मक होते हैं। इनकी भाषा कैसी होती है? इनकी भाषा बिल्कुल सरल होती है, सुंदर होती है, ललित होती है और मधुर होती है। क्यों? क्योंकि जब आपको अगर ऐसा टॉपिक मिला है तो सामने वाला क्या पढ़ के समझेगा? उसको ऐसा ही लगना चाहिए ना कि ये भाषा जो उसने निबंध लिखा है उसमें मजा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस भर भर के लिख दिया है। हमको सरल दिखाना है, मधुर दिखाना है, यानी कि उसको अच्छा लगना चाहिए, सूदिंग लगना चाहिए। पढ़ते हुए जब वो निबंध पढ़े तो उसे लगना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा है। तो लेखक ने बताया है कि वे जो निबंधकार होते हैं उसमें भावात्मक निबंध भी होते हैं, जिसमें वो क्या बताते हैं? ऐसे निबंधों को दिखाते हैं जिसमें आप किसी इमोशन से रिलेटेड कुछ बता रहे हो। नेक्स्ट, अलंकारों का समुचित प्रयोग होता है और वाक्य विन्यास सरल और शैली कवित्वपूर्ण होती है। क्योंकि इसमें अलंकारों का यूज कर सकते हैं, हम किसी इमोशन से रिलेटेड बोल रहे हैं तो हम इसमें किसी भी इमोशन के साथ साथ अलंकार भी लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ वाक्य विन्यास भी रहता है, मतलब वाक्यों के साथ इसको बना के ऐसी चीजों को दिखाते हैं जिससे जो टॉपिक होते हैं आप उस टॉपिक को, उसके शीर्षक को अच्छे से भली भांति दिखा पाते हो। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो आप इसको किसी कविता के तौर पर 2 लाइनें कुछ अच्छे से लिखकर आप उस चीज को बता सकते हो। तो ये होता है भावात्मक निबंध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक यानी कि जब आप किसी चीज का वर्णन करते हो, जैसे कि इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, आप किसी भी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में वर्णन करते हो। जैसे आप किसी ऐतिहासिक भवन के बारे में अगर आप बताना चाहते हो, या आप किसी इमारत के बारे में बताना चाहते हो, आप किसी स्थान के बारे में बताना चाहते हो, जयपुर के बारे में बताना चाहते हो, किसी यात्रा के बारे में बताना चाहते हो, तो वहां पर आप इसे वर्णनात्मक निबंध में लिख सकते हो। किसी दृश्य के बारे में बताना चाहते हो, जैसे कोई जलती हुई एक भवन है उसके बारे में बता रहे हो, या एक जलती हुई ट्रेन के बारे में बताना चाहते हो, या किसी भी चीज के बारे में, किसी दृश्य के बारे में बताना चाहते हो जो आपने देख रखा है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक निबंध, जिसमें हम वर्णन करते हैं, उस पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि भी क्या हुआ, कैसे हुआ। तो विवेचनात्मक, जब हमने उसके बारे में सोचा था कि ये चीजें करते हैं, विचारात्मक में हम विचार करते थे। वर्णनात्मक में हमने कोई चीज देखी थी, अब हम उसका क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरल और रमणीय रूप में वर्णन होता है। आकर्षक होना चाहिए, तभी सामने वाला तो आपकी जो आपने लिखा है उसको पढ़ेगा और समझेगा, नहीं तो उसको लगेगा कि अरे ये तो क्या ऐसे कथा की तरह लिख दिया है। तो आपको अच्छे से उसको इंटरेस्टिंग वे में लिखना चाहिए। नेक्स्ट, इनकी शैली 2 प्रकार की होती है। कैसी कैसी? एक तो होती है यथार्थ वर्णन और एक होती है अलंकृत वर्णन। यथार्थ मतलब कि सच्ची घटनाओं पर होती है। आप कहीं घूम कर आए हो, वहां का आप कुछ दृश्य बताना चाहते हो, तो ये हो गया यथार्थ वाला। लेकिन अगर आप घूमने नहीं गए हो, आप बस सोच रहे हो कि अगर मैं अमेरिका जाऊंगा तब का दृश्य अगर आप बताना चाहते हो, तो क्या होगा? वो कल्पना वाला होगा कि आप उसके बारे में बता रहे हो कि जाऊंगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वहां पे ये चीजें होती हैं, वो सारी चीजें घूमूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो ये क्या है? हम सोच रहे हैं। अलंकृत यानी कि कल्पना में सोच रहे हैं, तो वो होता है कल्पना वाला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विवरणात्मक। विवरणात्मक मतलब कि जब हम उसका विवरण करते हैं, उसके बारे में डिटेल में चीजों को बताते हैं। इन निबंधों में प्राय ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्य, यात्राओं, आपने किसी यात्रा वात्रा के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप इसमें लिखते हैं। जीवन के बहुत सारे विविध कार्यकलाप होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, उनके बारे में जब आपको बताना होता है तब हम किसमें लगाते हैं? विवरणात्मक निबंध में लिखते हैं। जैसे इनकी शैली क्या होती है? सरल होती है, आकर्षक होती है, भावानुकूल यानी इमोशंस भी होते हैं, व्यवहारिक होती है और साथ ही साथ चित्रात्मक भी होती है। यानी आप इसमें जो आपने देखा था, सोचा था, उससे रिलेटेड आपके अंदर एक इमेज बनी हुई होती है, आप उसी को ही डिस्क्राइब करके बता रहे होते हैं। अब इसमें ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाएं भी हो सकती हैं, वो चाहे आपके समाज से रिलेटेड कोई घटना हो सकती है, और किसी स्थल के बारे में बता सकते हो, किसी यात्रा के वृतांत के बारे में बता सकते हो, वो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे कि अजंता जो है यहाँ इस प्रकार का एक निबंध का उदाहरण है। तो विवरणात्मक में अजंता नाम का निबंध है जो कि इसका एक उदाहरण है। डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको सर्च करके देख सकते हो कि किस तरह से होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं कहानी। कहानी हम सब बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि कहानी में कोई होता है जिसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको क्या अट्रैक्ट करती है? सबसे पहले हमको कहानी का शीर्षक अट्रैक्ट करता है ना। अगर कहानी का शीर्षक अच्छा होता है तो हमको अपने आप कहानी में इंटरेस्ट आता है। जब बच्चों को हम बोलते हैं कि अच्छा मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, मैं तुमको एक सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती हूँ,
तो आप क्या करेंगे, अच्छा सिंड्रेला आते ही आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, और ये सिंड्रेला मतलब एक अच्छी सी स्टोरी होगी। अगर ऐसा बोलता है कि मैं तुमको एक जानवरों की कहानी सुनाती हूँ, तो जानवर से मतलब हमको जानवरों से संबंधित आ जाएगा कि अगर जिसको एनिमल्स में इंटरेस्ट होगा वो एनिमल्स वाली स्टोरी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। जिसको नहीं होगा अरे मुझे तो एनिमल पसंद ही नहीं है, मुझे उनके बारे में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वो इग्नोर कर देगा। तो कहानी का शीर्षक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब कहानीकार क्या करते हैं, कहानीकार जो होते हैं वो उनका पहला मोटो होता है कि वो कहानी का शीर्षक जो है वो एक ऐसा रखें जिससे क्या हो, वो हमको अट्रैक्ट करे। तो कहानी के बारे में समझते हैं, कहानी क्या होता है। कहानी उस गद्य की रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श, चरित्र, भाव या गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी क्या होती है, गद्य की एक विधा होती है जिसमें पात्रों के हम क्या बताते हैं, चरित्र चित्रण को बताते हैं, जो कि उसकी घटना के आधार पर हम बताते हैं कि उसमें हम या तो किसी मानव के बारे में बताएंगे या समाज के बारे में बताते हैं। और उस कहानी में हम क्या करते हैं, हम उसमें इमोशंस डालते हैं, हम उसमें बहुत सारे गुण डालते हैं कि कौन कौन से गुण हैं, उनका चरित्र डालते हैं, आदर्श डालते हैं। और कहानी के बाद हम क्या देखते हैं, लास्ट में हमको मिलता है कि सीख, भाई इससे सीख क्या मिली, है ना। तो ये सीख ये कहाँ से आती, कहानी से। तो कहानी में हमको क्या दिखता है, किसी भी मानव या समाज के बारे में हम उसके गुण, उसके दोष, उसके चरित्र, उसके आदर्श, इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हम जब हमको कहानी लेखन मिलता है तो तब भी हम क्या करते हैं, किसी पात्र के बारे में उसको डिटेल में बताते हैं कि उस पात्र में, जैसे अगर आप गडरिया वाली कहानी मिल जाती है आपको, तो गडरिया वाले में क्या था, वो लड़का था, फिर उसने क्या किया, फिर वो कैसे कैसे लोगों को परेशान करता था, फिर लास्ट में उसके साथ सही में आ जाता है, भेड़िया आ जाता है, उसको खा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको क्या दिखाती हैं, उसके अंदर कौन कौन से चरित्र चित्रण थे, क्या क्या चीज़ें थी। तो कलात्मक भी होनी चाहिए कहानी, मतलब जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमको अच्छी भी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कोई सुना रहा है और हमको उससे नींद आ रही है, नहीं। कहानी अच्छी होगी तभी तो मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगी तभी अच्छा लगेगा, वरना क्या लगेगा, ये तो बहुत बोरिंग कहानी है और उठ के चले जाएंगे। तो कहानी कैसी होनी चाहिए, कलात्मक होनी चाहिए, यानी उसके अंदर इंटरेस्टिंग होनी चाहिए वो। नेक्स्ट है, कहानी का शीर्षक आकर्षक और रोचक होता है। बिल्कुल होता है। कहानीकार जब एक कहानी लिखता है तो उसको कैसा लिखता है, बहुत ही रोचक तरीके से लिखने की कोशिश करता है और आकर्षक लिखता है शीर्षक जो होता है, ताकि पढ़ने वाला उसको अट्रैक्ट करे। जो कहानी के मूल भाव और संवेदना की व्यंजना करने में समर्थ होता है। और जो ये शीर्षक होता है, ये शीर्षक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इससे क्या होता है, कहानी का मूल भाव, हमको कहानी का मेन मोटो समझ में आ जाता है, और साथ ही साथ संवेदना मतलब कि जो फीलिंग होती है उसकी व्यंजना मीन्स होता है किसी चीज का भाव, जो भी आप फील करो उसको जब आप एक्सप्रेस करते हो उसको व्यंजना कहते हैं। तो कहानी का जो शीर्षक होता है वो क्या करता है, भाव दिखाता है, और साथ ही साथ हमको उस फीलिंग से रिलेटेड इमोशंस भी दिखा देता है कि इसमें कहानी में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये शीर्षक होता है। अब कहानी में कुछ प्रमुख कहानीकार भी हैं, जैसे कि प्रसाद जी, जिसमें आप ममता जो इनकी कहानी है वो लिख सकते हो। प्रेमचंद जी, प्रसाद जी जो जयशंकर प्रसाद है उनकी ममता। प्रेमचंद की आप क्या लिख सकते हो, पंच परमेश्वर जो हमने पढ़ी थी, है ना, पंच परमेश्वर, ये लिख सकते हो। ऐसे ही यशपाल और अज्ञे की भी आप कहानियां याद कर सकते हो। मतलब कुछ कहानीकार अगर आपसे पूछे जाएं कि किसी कहानीकार का नाम लिखिए या 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कहानी के बाद लघु कथा। लघु कथा क्या होता है और कहानी क्या होता है। तो लघु कथा और कहानी दोनों देखने में तो सेम लगती हैं कि भाई कथा में भी हम कथा करके बताते हैं, किसी बारे में बताते हैं डिटेल में, लेकिन लघु कथा क्या होता है, बहुत ही छोटी कथा होती है। मतलब आप किसी चीज को बहुत सिंपल तरीके से कम शब्दों में किसी के बारे में बता दो। जैसे मान लो आपको दे दिया गया, जैसे कह दिया वसंत ऋतु, है ना, अब आपको वसंत ऋतु के बारे में छोटा सा कुछ बताना है, उसके बारे में कुछ बोलना है, तो आप इसमें लघु कथा में उसको लिखेंगे, क्योंकि वो एक कहानी की तरह नहीं है। आप उसमें वसंत ऋतु में किसी एक चीज के बारे में बताओगे, किसी एक पॉइंट के बारे में अपना डिटेल में बताते हो। ठीक है, तो लघु कथा लिखी जाती है। लघु कथा में आधुनिक संवेदना मतलब कि आज की जो संवेदना है, आज की जो फीलिंग्स हैं, उनके बारे में बताते हैं और उनकी गहरी पीढ़ियां दिखाई पड़ती है। मतलब आज के टाइम पे हम जो चीजें कर रहे हैं उसमें छोटी सी कोई भी चीज के बारे में, जिसे हम कहते हैं छोटी सी स्टोरी, है ना, शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं ना, तो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है,
एक स्टोरी अगर आप देखोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, हमको बहुत टाइम तक उसको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन पहुंचते हैं कि अच्छा ये स्टोरी है। शॉर्ट कथा यानी शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, बिल्कुल शॉर्ट होती है, 2 से 3 मिनट की, जिसमें आपको कम शब्दों में तरीके से आपको सामने वाले की चीज़ समझ में आ जाती है, उसे कहते हैं हम लघु कथा। लघु कथा के कथाकारों में कौन कौन है, राजेंद्र यादव, विष्णु नागर और रमेश बत्रा, और ऐसे ही बहुत कई उल्लेखनीय आपको क्या मिलेंगे, लघु कथाकार वाले मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भेंट वार्ता। भेंट वार्ता क्या होता है, भेंट वार्ता यानी कि जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं या जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है, जिसको आप परिचर्चा भी कह सकते हो, विशेष परिचर्चा कह सकते हो, जिसको आप भेंट कह सकते हो। तो जब भेंट वार्ता और पत्रकार वार्ता 2 अलग अलग चीजें होती हैं। जब एक व्यक्ति के साथ बहुत सारे पत्रकार आके उनसे इंटरव्यू करते हैं तो वो कहलाता है पत्रकार वार्ता। भेंट वार्ता में एक व्यक्ति होगा और उसके सामने लेने वाला एक इंटरव्यूअर होगा, वो उसका इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है भेंट वार्ता। अभी आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा देखा होगा आपने यूट्यूब पे कि 1-to-1 टॉक होती है, एक होती है राउंड टेबल। तो राउंड टेबल में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताते होते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और वो उनके आंसर्स देते हैं। लेकिन भेंट वार्ता में क्या होता है, सिर्फ वन ऑन वन होता है, मतलब एक बोलने वाला, एक उनसे क्वेश्चन करने वाला, इस तरह से होता है। तो ये चीज़ भी कहाँ से आई, आधुनिक टाइम में आई, मतलब अभी रिसेंटली ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। जब हम किसके बारे में बात करते हैं, छायावादोत्तर युग होता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि अब हिंदी गद्य जो था वो अपने पैर पसार रहा था और सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्म में आ रही थी। तो ये भी एक विधा उसके अंदर ऐड हो गई, क्योंकि इसमें भी हम क्या बताते थे, अपनी कोई बात जो है सामने वाले को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते थे ना। तो सबसे पहले दे रखा है, भेंट वार्ता वह विधा होती है जिसके माध्यम से जो भेंट करता है किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन में प्रश्नों के झरोखे से झांककर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आपको इसकी लाइनों पे मत जाना, आपको ये लाइनें बहुत टफ लग रही होंगी, आप सिर्फ मतलब समझो कि भेंट वार्ता होता क्या है। तो भेंट वार्ता ऐसा होता है कि मान लो करीना कपूर है ना, करीना कपूर है और उनसे कोई इंटरव्यू आके इंटरव्यू लेने वाला है, तो वहाँ पर वो क्या करती हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगी, भाई आपका डेली रूटीन क्या है, आप कैसे डाइट फॉलो करते हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, आपकी लाइफ में आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आप किस किस मूवीज़ पे काम करने वाले हो। तो क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं और करीना कपूर उनको अपने बारे में बता रही है। तो जब उनको अपने बारे में बता रही है तो इससे हमको क्या मिल रहा है, हमको उनका आंतरिक दृष्टिकोण मिल रहा है, हमको पता चल रहा है कि वो किस बारे में क्या सोचती हैं, उनका रहने का तरीका क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हैं। तो एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे को मिल रही है, ये होता है हमारा भेंट वार्ता। भेंटकर्ता जो है वो क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक और दूसरे कौन से होते हैं, काल्पनिक। तो भेंटकर्ता कैसे 2 टाइप के होंगे, पहले देख लेते हैं वास्तविक। तो वास्तविक भेंट वार्ता, ये कर्ता नहीं होगा, वार्ता होगा, ठीक है, इसको भेंट वार्ता कर देते हैं। भेंट वार्ता जो है वास्तविक और काल्पनिक हो सकती है। वास्तविक और काल्पनिक कैसे, वास्तविक तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप 2 लोग बैठे हो और 2 लोग एक दूसरे से, मतलब एक जो है इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन कर रहा है और वो आंसर्स दे रहा है ना, ये तो हो गया हमारा वास्तविक। और काल्पनिक क्या होता है, काल्पनिक यानी कि जब आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं जब करीना कपूर से कभी मिलूंगा या कभी उसका इंटरव्यू लूंगा या लूंगी तो मैं उससे ये क्वेश्चंस करूंगी, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक। और आप काल्पनिक में क्या सोच रहे हो कि मैं ये क्वेश्चन करूंगी तो वो उसका ये आंसर देंगी, फिर मैं ये क्वेश्चन करूंगी तो वो उसका ये आंसर देंगी। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने मन में ही इस तरह से सोच रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करूंगी। अब होता है ना कि जब हम कभी सोचते हैं कि मैं जब जाऊंगा यहाँ पर या किसी के पास मिल जाऊंगा तो मैं ये चीज़ें पूछूंगा, फिर वो उसका आंसर देगी तो मैं उसका ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये हम अपने लाइफ में भी ये चीज़ें करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो वास्तविक भेंटकर्ता लिखने वाले जो थे कुछ हमारे पास थे, कौन कौन थे, एक तो थे पदम सिंह जिन्होंने क्या लिखा था, कमलेश, और दूसरे थे हमारे रणवीर रांगा, ठीक है। नेक्स्ट है काल्पनिक में भी किसी ने लिखा था, वो कौन थे, वो थे हमारे राजेंद्र यादव जिन्होंने चेखव, और लक्ष्मी चंद्र जी ने क्या लिखा था, भगवान महावीर के बारे में लिखा था। तो जब हम ऐसे सोचते हैं कि चलो कभी हम गॉड से मिलेंगे तो हम ऐसे से पूछेंगे, तो ये भी क्या है, एक काल्पनिक हो गया कि हम मन में सोच रहे हैं कि जब कभी भगवान मिले तो मैं उनसे ये जरूर क्वेश्चन करूंगा, है ना। तो ये होते हैं काल्पनिक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं उपन्यास, जिसे हम कहते हैं नॉवेल। उपन्यास क्या होता है, उपन्यास जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल में होता वो ये है कि हमारे सामने एक पूरी की पूरी खुली आंखों से ऐसा लगता है कि क्या चल रही है, एक
मूवी चल रही है ना, कि हम जब उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास बहुत डिटेल में होता है, पूरी की पूरी उसमें क्या होती है, एक बुक हमको नॉवेल के रूप में मिलती है और हम उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें हर एक चीज डली हुई होती है, जिससे ऐसा लगता है कि बस हम ही हैं उस जगह पर, ऐसा फील आने लग जाता है। जब आप एक नॉवेल पढ़ो, उठाओ उसको, जब पढ़ोगे, अगर आप एक दिन लगातार पढ़ोगे, आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि इस स्टोरी में मैं भी हूँ, मतलब मैं ये खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा हूँ, यानी खुली आंखों से आप ये चीज देख रहे हो। तो उपन्यास ऐसा ही होता है। उपन्यास में क्या करते हैं, हिंदी साहित्य की सबसे सर्वप्रिय विधा है, मतलब सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ये विधा है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा सर्वप्रिय विधा कौन सी है, तो वो है हमारा उपन्यास। उपन्यास के स्वरूप में साहित्य की सभी विधाओं को सन्निहित किया जाता है। उपन्यास ऐसी चीज है, ऐसी विधा है जिसमें आप सब चीजें डाल सकते हो। जैसे आप लघु कथा भी लिख सकते हो उसमें, है ना। आप उपन्यास के अंदर एक छोटी सी किसी कथा के बारे में, एक छोटा सा कोई इंसिडेंट हुआ है आपका, आप उसके बारे में बता सकते हो। आप उपन्यास में कोई कहानी भी डाल देते हो, है ना। उपन्यास में कहानी भी आती है, क्योंकि उपन्यास के अंदर हम एक कहानी भी चलाते रहते हैं। उपन्यास में हम क्या करते हैं, किसी कहानी के साथ साथ किसी निबंध के बारे, मतलब किसी विचार के बारे में भी आप बता सकते हो। निबंध से आप विचार समझ सकते हो, तो आप वो बता सकते हो। तो उपन्यास में आपको मोस्टली काफी चीजें जो है, काफी विधाएं जो हैं वो आपको उसके अंदर सन्निहित मतलब मिलेंगी ही मिलेंगी, उसमें समाई हुई मिलेंगी। नेक्स्ट, श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का सबसे पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था, परीक्षा गुरु। और किनके द्वारा रचित था वो, श्रीनिवास द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रमुख उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास हैं जो कि युग बाय युग आपको पता चलेंगे। सबसे पहले द्विवेदी युग, इससे पहले कुछ नहीं दिख रहा था, भारतेंदु युग में भी उपन्यास तक नहीं, इतना नहीं था, लेकिन द्विवेदी युग से उपन्यासकारों का सबसे ज्यादा प्रचलन होने लगा। और उसमें सबसे पहले आए थे बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास लिखा था, नूतन ब्रह्मचारी। कौन सा, नूतन ब्रह्मचारी। किन्होंने लिखा था, बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट है हमारे देवकी नंदन खत्री। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था, पहला तो लिखा था उन्होंने चंद्रकांता संतति, और दूसरा इन्होंने लिखा था भूतनाथ। अब भूतनाथ मूवी जो है उससे याद कर लेना कि वो किन्होंने लिखा था, देवकी नंदन खत्री जी ने। गोपाल दास गहमरी, ये हमने नाम पढ़े थे, आपको याद हो तो हमने नाम पढ़े थे जब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, जब हम द्विवेदी युग पढ़ रहे थे, तो उनमें हमने इनके नाम पढ़े थे और इनके साथ हमने ईयर पढ़े थे शायद। तो अब आप इनके साथ ये क्या है, अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये उपन्यासकार हैं, और उपन्यासकार में भी इन्होंने किस किस की रचना की थी वो भी आपको पता चल गया। तो आपको एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। गोपाल दास गहमरी कौन थे, इन्होंने क्या लगाया था, एक तो नए बाबू और दूसरे हैं चतुर चंचला। ये दो उपन्यास इन्होंने लिखे थे। किशोरी लाल गोस्वामी, इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे, तारा, सुल्ताना, सोना और सुगंध। सोना और सुगंध, तारा, सुल्ताना, ये इन्होंने उपन्यास लिखे थे। ये कौन थे, द्विवेदी युग के। इसके बाद बात करते हैं हमारे कौन से, छायावादी युग के। छायावादी युग में क्या, यानी कि शुक्ल युग। इसमें किस किसने किया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो तो हैं ही, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी युग से आपको तीन सबसे इंपॉर्टेंट नाम मिलेंगे, एक आपके रामकृष्ण शुक्ल, एक प्रेमचंद और एक जयशंकर प्रसाद। ये तीन नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे। उपन्यास में उन्होंने क्या क्या लिखा, प्रेमचंद ने लिखा था कि सेवा सदन, उसके बाद उन्होंने निर्मला, और एक गबन है शायद, गबन, रणभूमि, कर्मभूमि और गोदान। ये इन्होंने क्या लिखे थे, उपन्यास लिखे थे। कल मैंने गलती से आपको शायद कहानी में गोदान बता दिया था, गोदान एक क्या है, उपन्यास है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद में कौन कौन थे, कंकाल, तितली और इरावती। ये इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछा भी जाता है। और पता है इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको मैचिंग के लिए दे दिया जा सकता है कि यहाँ पे आपको उपन्यासकारों के नाम लिख देंगे, यहाँ पे आपको उपन्यास के नाम उल्टे पुल्टे कर देंगे और कहा जाएगा मैच करो। तो आपको नाम याद रहेंगे तो आप इजीली क्या कर लोगे, मैचिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है छायावादोत्तर काल, यानी कि शुक्लोत्तर युग जो था, उसमें क्या था, उसमें जैनेन्द्र, ये हमने नाम पढ़ा था, और इसके उपन्यास कौन कौन थे, इनके परख, सुनीता और त्यागपत्र। नेक्स्ट है इलाचंद्र जोशी, इन्होंने जहाज का पंछी और घृणापथ, ये दो उपन्यास लिखे थे। अगेय जी ने क्या लिखा था, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये दो इन्होंने उपन्यास लिखे थे। ठीक है, तो इस तरह से उपन्यास क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आलोचना। ठीक है, आलोचना क्या होता है, आलोचना जब हम किसी चीज की आलोचना करते हैं, जब हम किसी के बारे में क्या बताते हैं, पक्ष और विपक्ष बताते हैं। तो जो आलोचना करने वाले जो लेखक थे वो क्या करते थे, कोई भी एक अगर उनको किसी बात के ऊपर कुछ बताना होता था
तो उसके बारे में क्या बताते हैं, उसके बारे में उसकी आलोचना करते थे। आलोचना जैसे कि वो सही तरीके से लिखा गया नहीं लिखा गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स बने हुए थे हिंदी में, कि हिंदी की कुछ कुछ बुक्स थी जिनमें आपको क्या बताए गए थे कि किसी भी चीज़ को लिखने का ये रूल होता है, किसी चीज़ को लिखने का ये रूल होता है। तो इस तरह से रूल्स नहीं फॉलो करने पर भी आलोचनाएं होती थी। और दूसरा आलोचना यानी कि आप किसी टॉपिक पर क्या बता रहे हो, उसके पक्ष और विपक्ष बता रहे हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इसको इस तरह से नहीं इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, तो उसको हम आलोचना कहते हैं। तो आलोचना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी पदार्थ, तथ्य आदि की परख सही रूप में करना या उसे भली प्रकार देखना। आपको कोई चीज मिली है, कोई पदार्थ मिला है, किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि मुझे इसके ऊपर बोलना है, तो उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड आप सारी चीजें कलेक्ट करते हो, फिर उसके नेगेटिव भी करते हो, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी करते हो। सारी चीजें जब आप उसको कंक्लूड करके निकाल के लेके आते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आलोचना। और उसमें आप बताते हो कि ये अगर हम करते हैं तो उसमें ये चीज़ सही होती है और ये चीज़ गलत होती है। तो इसके लिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव सारी चीज़ें मतलब कि कंप्लीट आप बताते हो, और उसमें आप जो भी चीज़ दिखा रहे हो उसके बारे में उसकी आलोचना करते हुए दिखाते हो कि ये चीज़ जो है इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आलोचना में आप देख लो कि जब आप किसी के बारे में गलत बता रहे होते हो। और आलोचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म जब हम किसी चीज़ के बारे में उसके नेगेटिव्स दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हैं। किसी साहित्य रचना का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके किसी के बारे में आप उसको एक्सप्लेन करते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है। उसके गुण और दोष को आप प्रकट करते हो तो उसकी गुण दोषों को प्रकट करना उसकी क्या कहलाती है, हमारी आलोचना कहलाती है। तो जब आप किसी टॉपिक पे उसके गुण दोष दोनों बताते हो तो वो क्या है, आलोचना है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रमुख आलोचक भी हैं, कौन कौन है, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा और अमृत राय आदि ऐसे क्या हैं, प्रमुख आलोचक हैं जो कि आलोचना से रिलेटेड अपनी चीजों को लिखते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाटक। ये नाटक से हलन हटा देना। नाटक क्या होता है, जब हम प्ले करते हैं, ठीक है, तो नाटक में क्या होता है, नाटक में हमारे पास जब हमको बुक में भी मिलते हैं तो एक नाटक मिलता है, एक एकांकी मिलता है। अभी एकांकी को पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे। नाटक क्या होता है, नाटक जब हम कोई भी, हमको एक पार्ट दिया जाता है और बताया जाता है कि इसके बारे में आपको उसको प्ले करना है। ठीक है, तो नाटक में हम सारी चीजें प्ले करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पात्र होते हैं, वो सब अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ चीजें बताते हैं, तो वो नाटक कहलाता है। तो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों तथा संवादा पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। रंगमंच पर जब आप अभिनय कर रहे हो, आप एक स्टेज पर अब जब कुछ प्ले करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाटक बोलते हैं, जिसको हम ड्रामा भी बोलते हैं। क्या करते हैं हम, इसमें जो पात्र होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि, और उनके संवाद बताते हैं कि एक पात्र ने क्या डायलॉग दिए हैं, क्या चीज बोली है, हम वो दिखाते हैं। आपको मिलता होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन, फिर मोहन ने कोई लाइन बोली तो वो यहाँ पे आ जाता है, फिर ऐसे रोहन, तो रोहन की लाइन आती है, फिर यहाँ बोला जाता है। तो इस तरह से पात्र होते हैं और पात्र का क्या होता है, संवाद होता है, जिसको हम बताते हैं। इसमें एक चीज और इंक्लूड की गई है, वो क्या है, वो किया गया है कि एक से अधिक क्या होते हैं, इनमें अंकों वाली होती है। एक से अधिक अंक का मतलब क्या है कि जब नाटक होता है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा होता है ना, पर्दा गिरा फिर ये चीज हुई, फिर पर्दा गिरा फिर ये चीज हुई, यानी कि एक के बाद एक कुछ कुछ स्टेप्स आते हैं। मतलब एक अंक नहीं होता है, एक से ज्यादा अंक होते हैं, एक से ज्यादा पार्ट होते हैं, तो ये कहलाता है नाटक। जैसे आप ब्रैकेट में देखोगे आपको मिलता है कि पर्दा गिरने पर, फिर पर्दा उठने पर, फिर उसके बाद फिर आगे की चीजें स्टार्ट होती हैं, फिर अब कुछ और दृश्य दिखाएंगे, अब कुछ और दृश्य दिखाएंगे, तो ये होता है हमारा नाटक। नाटक में क्या होता है, हिंदी में मौलिक नाटकों का प्रारंभ जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि भारतेंदु युग से। तो पूछा जा सकता है कि नाटक का प्रारंभ कब से माना जाता है, कौन से युग से माना जाता है, तो वो है भारतेंदु युग से। तो भारतेंदु युग से क्या स्टार्ट हो गया था, नाटक शुरू हो गया था, नाटक के बारे में बताना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट कुछ नाटककार हैं, उनके नाम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, और नेक्स्ट कौन है, सेठ गोविंदास, मोहन और राकेश आदि क्या हैं, हमारे कुछ नाटककार हैं। ठीक है, तो नाटक जिसमें एक से ज्यादा अंक होते हैं, इसमें पात्रों के बारे में डिटेल में बताया जाता है। जैसे मान लो अब अगर रामलीला का प्ले करना है ना,
तो रामलीला चल रही, तो रामलीला ऐसा तो नहीं ना कि एक बार में कंप्लीट हो जाती है, वो बहुत टाइम तक चलती है। फिर उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, वो चेंज करते आते जाते हैं, सिचुएशन चेंज होती है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, ऐसे करके बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर। लेकिन एकांकी, जो नया आपको एक शब्द मिलेगा एकांकी, तो एकांकी जिसमें एक अंक होता है, एक अंक वाले जिसे हम क्या कहते हैं, एकांकी। नाटक में क्या थे, 2 अंक होते थे, एकांकी में क्या होता है, 1 अंक होता है। इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। तो नाटक में 1 से ज्यादा अंक होते हैं, यानी कि उसमें 1 से ज्यादा पार्ट होते हैं, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3। लेकिन एकांकी में एक बार में एक छोटे से बात के ऊपर, एक छोटे से टॉपिक के ऊपर ही हम क्या कर देते हैं, अपना जो भी प्ले है उसको बता देते हैं। ठीक है, जो भी आप प्ले करने वाले हो उसको एक बार में ही छोटे रूप में उसको दिखाते हैं। तो ये होता है एकांकी। एकांक के लिए क्या कहा है, किसी एक महत्वपूर्ण घटना, किसी एक महत्वपूर्ण घटना या परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है। कोई भी एक आपको मेन पॉइंट लगता है, उसके बारे में जब आप दिखाते हो, वो होता है एकांकी। और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों में मूर्त करते हुए कर दी जाती है। अब उसकी समाप्ति कैसे करते हैं कि भाई स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके वहीं पर ही उसी टाइम, मतलब थोड़ी देर में ही उसको एंड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अब उसमें पर्दा गिरेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 2 में उसका आगे का दिखाएंगे। जो भी आपको दिखाना है, जिसके बारे में आपको दिखाना है, आप उसको वन टाइम में ही उसी टाइम पर दिखा देते हो। यानी एक अंक में एक बार में ही, वन शॉट में ही उसको दिखाना होता है। उसको नेक्स्ट पार्ट के लिए नहीं दिखाते कि यहाँ पे पर्दा गिरा, अब दूसरा भाग आएगा, अब तीसरा भाग आएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी छोटे टॉपिक पर लेते हैं और उसको छोटे रूप में ही उसको दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें पात्र होते हैं, हाँ इसमें पात्र होते हैं, लेकिन इसमें पात्रों की संख्या जो होती है बहुत ही सीमित होती है, बहुत ही कम होते हैं पात्र इसमें। पात्रों के साथ साथ क्या होता है, जैसे उसमें पात्र के हम पूरे अच्छे से डिटेल बताते हैं कि भाई हाँ जी, राम जी के बारे में तो हमने उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, उसको बहुत, उसका विस्तृत रूप होता है, जबकि एकांकी का बहुत छोटा रूप होता है। तो आप बस एक जो घटना हो रही है जिसके बारे में आपको बताना है, आप सीधा सीधा वो घटना बता देते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा एकांकी। नेक्स्ट, एकांकी में भी कुछ एकांकीकार हैं, जिसमें एकांकीकार में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने क्या लिखी थी, दीपदान और रेशमी राई, ये 2 इन्होंने एकांकी लिखी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क ने क्या किया था, उन्होंने तौलिए और अंधी गली, ये 2 इन्होंने एकांकी लिखी थी। अब जैसे मैं आपको एक के बारे में बताती हूँ, तौलिए वाले की बता देती हूँ कि इसमें क्या है, एक छोटा सा एक रूप बताया है जिसमें एक चीज दिखाई है तौलिए के बारे में कि भाई तौलिया जो है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि तौलिए, पहले के टाइम पे हम क्या करते थे कि एक ही तौलिए से सब लोग उसी से ही पहुंच लेते थे ना, कि सब लोग बोलते थे हाँ चलो इसी से ही कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इसमें आगे दिखाते हैं कि उनके घर में एक नया कैरेक्टर आ जाता है जो कि तौलिए के बारे में कहने लग जाता है कि तौलिया जो है आपको क्या करना है, अलग अलग यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है, सब कुछ सही रहता है। तो इन 2 चीज़ों के बारे में क्या हो रही थी, वहाँ पर वार्तालाप हो रहा था। एक का कहना था कि तौलिया एक होना चाहिए, दूसरे का था कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही तौलिए होने चाहिए, और उसके बारे में एक छोटा सा वार्तालाप हो रहा था जिसको एक प्ले करके दिखाया जा रहा था, वो कहलाता है हमारा एकांकी, जिसको 1 एक्ट प्ले भी कहते हैं, कि एक इंग्लिश में इसको 1 एक्ट प्ले कहते हैं, जिसमें एक बार में ही पूरा एक्ट को प्ले कर लिया जाता है। तो आज हमने क्या क्या समझा, आज हमने कहानी को समझा, हमने कथा को समझा, है ना। तो कहानी, कथा, उपन्यास, इन 3 चीजों को भी समझ लो कि जो उपन्यास है, ये समझ लो कि आप खुली आंखों से कोई चीज देख रहे हो ना, बिल्कुल खुली आंखों से आपके सामने सारी चीजें हो रही हैं। कहानी क्या है, कहानी जो है आप उसको किसकी तरह देखते हो, एक दूरबीन की तरह। उपन्यास में भी एक छोटी सी चीज देखनी है आपको दूरबीन के लिए। और कथा जो होती है बिल्कुल ही छोटा होता है, जिसको आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हो, जिसमें आप बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल छोटी चीज को दिखा रहे होते हो, वो आता है आपका कथा। तो इस तरह से आज हमने नाटक एकांकी देखा, तो नाटक एकांकी में पूछा जा सकता है। कहानी उपन्यास के लिए पूछा जा सकता है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो भाई उपन्यास में हम क्या करते हैं, उपन्यास में सब कुछ निहित होता है, जबकि कहानी में उपन्यास निहित नहीं होता है ना, क्योंकि कहानी उपन्यास का ही एक पार्ट होता है, एक अंग होता है, जबकि उपन्यास के अंदर हम एक कहानी को भी कह सकते हैं कि उपन्यास में एक कहानी भी आती है, क्योंकि हम उपन्यास के अंदर ही तो एक कहानी तो समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की विधाएं समझी। इसके बाद जो आने वाली और विधाएं हैं, यात्रा वृतांत क्या होता है, जीवनी क्या होता है, आत्मकथा क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे जब पढ़ेंगे तो चैप्टर्स में हमको समझ में आएगा कि अच्छा जो हम पढ़ रहे हैं वो किस टाइप की विधा है। तो जब उसको पढ़ेंगे तो हम उस थॉट से सोच पाएंगे, उस चीज को कर पाएंगे कि अच्छा इसमें ये सारी विधाएं होती है। सो
नेक्स्ट जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य है उसका लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा गद्य साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्टार्ट कर देंगे हमारा पद्य वाला। पद्य कंप्लीट होते ही हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और ट्राई करेंगे कि बिहार का भी कुछ ही टाइम में स्टार्ट कर दें। तो बिहार वाले बच्चे टेंशन मत लेना, आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। एक और बात, कौन सी क्लास का है बेटा, आप अपने सिलेबस में देखिए कि आपका ये सिलेबस आ रहा है कि नहीं, आपके सिलेबस में हिंदी गद्य साहित्य है या नहीं, हिंदी साहित्य टॉपिक है या नहीं। अगर है तो आप इसे पढ़ सकते हो और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। एक और चीज़, अभी तक न्यू हमारे पास सिलेबस नहीं आया है, तो जो पहले का सिलेबस है हम उसी को ही कंसिडर करके चल रहे हैं। जैसे ही न्यू सिलेबस आ जाएगा तो हम उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और नहीं है। जैसे पहले वाले में हमारे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग था, लेकिन मैंने आपको सारे ही युग पढ़ा दिए ताकि सेफर साइड अगर सारे ही आते हैं तो हमारे टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।